गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। हम लोग आजकल क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में हमने कितने क्वेश्चन कर दिए थे? 3 क्वेश्चन कर दिए थे। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए आप क्या है फोर्थ क्वेश्चन, आप देखिए, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। आपको उत्तराखंड बोर्ड की हो बुक मैथ्स की या सीबीएसई बोर्ड की हो, अपनी बुक सामने खोल करके ये इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। आप सीबीएसई की बुक हो मैथ्स की या 10th की या उत्तराखंड बोर्ड की क्लास 10th की मैथ्स हो, ये एड्रेस समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, यहाँ से आप क्वेश्चन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, आप जान जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन आपका है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब आप देखिए, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. ठीक है, अब बैंक गई है मीना, वहां से 2000 रुपीज लाई है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम व्यवहारिक क्वेश्चन है। बैंक से 2000 रुपीज लाई है और कैशियर से कहा कि 50 और 100 रुपीज के नोट देने हैं। ठीक हो गया, और बैंक कैशियर ने 25 नोट दिए, 50 और 100 के मिला के 25 नोट दिए। ठीक हो गया, तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव। तो आपको ये देखना है कि 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने नोट मीना को प्राप्त हुए। तो कितना व्यवहारिक क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो न तो आपको ये पता कि 50 रुपीज के कितने नोट हैं और न ये पता कि 100 रुपीज के कितने नोट हैं। तो दो वेरिएबल हो गए, 50 रुपीज की संख्या, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो इनको यदि आप एक्स वाई मानते हैं तो 2 वेरिएबल आ गए। अब इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए 2 कंडीशंस आपको दी हुई है। क्या है? एक तो नोटों की संख्या दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ द नोट्स गिवन टू मीना आर 25। तो यदि आप एक्स नोट 50 रुपीज के मानते हो और वाई नोट 100 रुपीज के मानते हो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गया। इक्वेशन 1 बन गई और इनकी टोटल कॉस्ट 2000 है। तो यदि एक नोट आपका 50 रुपीज के एक्स नोट हैं तो कुल कितनी की कीमत होगी? 50 रुपीज के एक्स नोट की कीमत कितनी होगी? 50x प्लस 100 रुपीज के वाई नोट है तो कितनी की हो गई? 100y। इन दोनों मिलाकर 2000। ठीक है, तो कितना आसान है, परंतु देखिए आप कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब चलिए मैं पहले मान लेता हूं, लेट द ₹50, let the ₹50 and ₹100, ये सिंबल है रुपीज का, ₹50 एंड ₹100। लेट द ₹50 एंड लेट द नंबर लिख लीजिए, नंबर ऑफ ₹50 एंड 100 आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 50 रुपीज के एक्स नोट हैं और 100 के कितने हैं? वाई नोट है। माना, चलिए अब देख लीजिए, माना ₹50 के एक्स ₹50 के
एक्स नोट और रुपीज 100 के वाई नोट। ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, दी गई शर्तानुसार। अब दो इक्वेशन बना देते हैं। दी गई शर्तानुसार दो इक्वेशन क्या बनेंगी, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपने क्या माना हुआ है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट आर एक्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट आर वाई। 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, वाई है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ द नोट रिसीव्ड बाय मीना इज इक्वल टू 25। मीना को बैंक कैशियर ने कुल कितने नोट दे, 25। और आपके हिसाब से कितने नोट हो रहे हैं, एक्स प्लस वाई। 50 के एक्स नोट हैं और 100 के वाई नोट है। आपके हिसाब से तो ये हुआ कुल नोट जो मीना को मिले, परंतु ये आपको दिया हुआ है कि 25 नोट मिले कुल, 50 रुपए के और 100 रुपए के, 50 रुपीज के और 100 रुपीज के कुल कितने नोट मिले, 25। तो एक कंडीशन बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब देखिए, अब 50 रुपीज के एक्स नोट हैं। ठीक है, तो कुल कितनी कॉस्ट हो गई उनकी। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या है, 50 रुपीज के एक्स नोट हैं। जैसे माना 50 रुपीज के 3 नोट होंगे तो कितना कॉस्ट हो जाएगी, 50 इंटू 3। 50 रुपीज के 4 नोट होंगे तो क्या कितने रुपए हो गए, 50 इंटू 4। 100 रुपीज के 5 नोट हो गए तो कितने हो गए, 100 इंटू 5। ये तो तरीका है। तो 50 रुपीज के एक्स नोट है, मतलब कुल कितने रुपए हो गए, 50 इंटू एक्स, प्लस 100 रुपीज के वाई नोट है तो कुल कितने रुपए हो गए, 100 इंटू वाई। कुल मिला के ये आपके हैं 2000 रुपीज। कुल मिला के कितने हैं, 2000 रुपीज ये हैं। अब इस इक्वेशन में 50 से डिवाइड करिए, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और x प्लस 50 से डिवाइड यहां होगा तो यहां पे 2x बचेगा। यहां करेंगे तो 2y हो गया इज इक्वल टू, ये आपका 40 हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व, 50 से डिवाइड किया ना, इसको इसको इसको, तो ये हो गया। अब हमें सॉल्व करना है, x और 2y में एक, x और y में एक इक्वेशन ये है और x और y में एक लीनियर इक्वेशन ये है। अब इनको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया। अब आप यहां देख रहे होंगे x x सेम है, देखो कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट 1, यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां तो इलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, विलोपन यहां नहीं करेंगे क्योंकि ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, परंतु इससे कैंसिल हो सकता है, पर प्लस प्लस कैंसिल नहीं होते। इट मीन्स इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, और साइन चेंज कब होता है, जब सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक हो गया, subtracting equation 2 from equation 1, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको इससे घटा रहा हूं। अब कैसे लिखूंगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25
मेरे पास एक इक्वेशन है और दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक हो गया। अब ये भी प्लस प्लस, अब सब्ट्रैक्शन करूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो नीचे के सब साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये तो होगा। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप? देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक हो गया। आगे कितना हो जाएगा आप समझ रहे होंगे। सब्ट्रैक्शन क्यों किया? एक्स से इस एक्स को कैंसिल करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ए को विलुप्त कर रहे हैं, ए को समाप्त कर दे रहे हैं। कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन से हो रहा है। यहां पर इससे ये कट जाएगा तो इसको कैंसिल कर लीजिए। y माइनस 2y कितना हुआ? माइनस वाई। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 25 कितना? माइनस 15। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिए। ठीक है, y इज इक्वल टू 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर y इज इक्वल टू 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y इज इक्वल टू 15 रख लीजिए। 15 इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। यहाँ इंग्लिश में लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 15 रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, व्हाट यू गेट? x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू हो गए 10 और y इज इक्वल टू कितने हो गए? 15। ठीक है दोस्तों, आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया? x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15। अब आप देखिए तो कुल नोट कितने हो गए? 10 नोट 50 रुपीज के हैं और 15 नोट कितने हैं? 100 के हैं, 100 के। तो 10 और 15 कितना होगा? 25 कुल नोट थे। अब 10 नोट 50 रुपीज के हैं तो कितने हो गए? वो 10 नोट 50 रुपीज के तो 500 हो गए। ठीक हो गया। और 15 नोट 100 के तो 1500 होंगे, और 1500 और 500 कितना होगा? 2000। तो कुल कॉस्ट कितनी थी उनकी? 2000 रुपीज। तो बिल्कुल आंसर सही है। और लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए। आंसर जो आपको पूछा हुआ है उसी रूप में आंसर को लिख देना चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, जिस रूप में आंसर पूछा उस रूप में लिखिए। क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने हो गए? ठीक है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हो गए? अंडरस्टैंड, 50 रुपीज के नोट कितने हैं? x। ठीक है, x कितना है? 10। ठीक है, ₹50 के नोटों की संख्या। ठीक है, ये आ गया आपका 10 आ गया, दैट इज 10। और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने हो गए? ये आपके आ गए 15। ₹100 के नोटों की संख्या कितनी हो गई? अंडरस्टैंड, ये आपके पास कितना है? 15। ये आ गया आंसर। 100 रुपीज के 15 नोट हैं और 50 रुपीज के 10 नोट हैं। इस टाइप से करना है। तो कितने अच्छे क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकल। ठीक हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट, और एक साइड भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
अब मुझे पूरा विश्वास है कि इलिमिनेशन मेथड आपको बढ़िया ढंग से आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने इलिमिनेशन मेथड से कर दिए हैं। तो अब आपको लग रहा होगा धीरे धीरे स्किल्ड हो गए आप, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के स्किल्ड कहूंगा मैं इतने क्वेश्चन करने के बाद। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दी जाए, कोई भी लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आप आसानी से उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम इसकी, इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का है, लास्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। देखिए क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है। सरिता paid 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब क्वेश्चन आप ठीक से समझ गए होंगे। 2 बच्चे हैं, ठीक है, सरिता और सुशी। किसी लाइब्रेरी से उन्होंने बुक ली है। उस लाइब्रेरी का क्या है हिसाब काम करने का कि 3 डेज बुक्स आप रखते हैं अपने पास, तो उसका फिक्स किराया है, ठीक है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। मतलब आप 1 दिन रखें बुक को, 2 दिन रखें बुक को, 3 दिन रखें बुक को, एक फिक्स किराया आपको देना है। अब आप चौथा दिन बुक को रखते हैं, मतलब 3 दिनों के लिए एक फिक्स है कि भाई इतना रुपये पर बुक। अब माना आपको 3 डेज से ज़्यादा रखना है तो आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। माना कोई 10 डेज रखना चाह रहा है तो 3 डेज का तो फिक्स हो गया। अब जो 7 डेज बचे उसके डे बाय डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो 2 टाइप के चार्ज हो गए, एक तो फिक्स चार्ज है 3 डेज का, और एक चार्ज क्या है पर डे का, ठीक है। 2 टाइप चार्ज हुए। तो मैं लिख लेता हूं, माना नियत किराया, माना लाइब्रेरी का नियत किराया, ठीक है, ₹X, नियत किराया ₹X, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया ₹Y है। ठीक हो गया। 2 चीजें हैं, एक तो फिक्स चार्ज है 3 डेज का ₹X, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना है Y। मतलब 3 दिन के बाद यदि 1 दिन और रखेंगे तो Y हो जाएगा, 2 दिन और रखेंगे तो 2Y हो जाएगा, 3 डेज और रखेंगे तो 3Y हो जाएगा, ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज एंड दूसरा चार्ज आपका कौन सा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। लेट द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे बी X and
वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप समझ गए। फिक्स चार्ज आपका कितना है, फिक्स चार्ज एक्स रुपीज है और वाई रुपीज क्या है, चार्ज फॉर ईच डे, एक दिन का वाई रुपीज है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या दे रखे स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर दो वेरिएबल हो गए, न तो हमको फिक्स चार्ज पता, नियत चार्ज भी पता नहीं है, और प्रतिदिन का अलग सा जो चार्ज लग रहा है 3 दिन के बाद का वाई मान रखा वो भी पता नहीं है, ना एक्स पता ना वाई पता। तो इन एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए हमको 2 लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और निश्चित 2 कंडीशन यहां पर दे रखी है आपको। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या क्या कह रहे हैं, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपीज दिए। ठीक है, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब 7 डेज के लिए बुक रखी, 7 डेज, तो 7 डेज का देखिए आप 3 + 4 डेज, इसका तो फिक्स चार्ज है। सरिता ने 7 डेज का एक बुक रखे अपने पास, तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है, 3 डेज + 4 डेज, तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है कितना, एक्स रुपया, 3 डेज का तो एक्स हो गया, प्लस अब कितने डेज और रह गए, 4 डेज, 7 डेज रख रही है सरिता बुक को, कितने दिन रख रहे हैं अपने पास, 7 डेज रख रही है। ठीक है, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, वो आपका कितना है, एक्स रुपीज है। 3 दिन के लिए चार्ज आपका एक्स रुपीज है, 3 दिन तो कट गए। अब जो बाद के 4 दिन बच गए, उन 4 दिनों का अलग किराया पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यही तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, अलग चार्ज पड़ेगा। अब क्या चार्ज पड़ेगा, एक दिन का वाई रुपीज, हमने माना हुआ है प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया रुपीज वाई। ठीक है, चार्ज फॉर ईच डे, एक दिन का वाई रुपीज, तो 4 डेज रखती है अपने पास अतिरिक्त, तो 4 वाई हो गया, एक दिन का वाई रुपीज, तो 4 डेज का कितना, 4 वाई, और कुल मिला के 27 रुपीज देती है, 3 हो गया। क्वेश्चन में यही दे रखा है कि 7 डेज के लिए इतना रुपीज देती है, और हमारे हिसाब से कितना हुआ, 3 डेज का इतना देती है और 4 डेज का इतना देती है, तो 3 + 4 डेज का किराया कुल मिला के ये हो गया, और उनके हिसाब से है तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। बात ऐसा बोले चाहे ऐसा बोले एक ही बात है। ठीक, अब सेकंड कंडीशन देखिए, दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है मेरे स्टूडेंट आपके पास, दूसरी बात है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपए दिए। अब सुशी पेड वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर ए बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी ने 5 डेज के लिए बुक रखी, तो आप जान रहे हैं कि 3 डेज के लिए तो एक फिक्स चार्ज है और 2 डेज उसका एक्स्ट्रा हो गया। 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज, पर जो 2 डेज हैं 1 डे का वाई रुपीज, तो 2 डे का कितना होगा, 2 वाई। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, मतलब 3 डेज के लिए एक्स रुपीज पड़ेगा, और 2 डेज के लिए कितने पड़ेंगे, 2 वाई। 1 डे के लिए वाई रुपीज, तो 2 डे के लिए कितना होगा, 2 वाई। एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू ₹21, इक्वेशन नंबर 2। 21 रुपीज अदा किए सुशी ने। अब आपके पास रेस्टोरेंट देखिए 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई में 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व करना है। अब आप देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 4y, यहां पर क्या है 2y, तो एलिमिनेशन इसका नहीं, इसका एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगा। क्या करूंगा, ए बी प्लस है और दोनों कोएफिशिएंट दोनों की 1 1 सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक हो गया, आप समझ गए तो क्वेश्चन को, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है इसमें, तो इन क्वेश्चन से आपको एक तो लीनियर इक्वेशन बनानी भी आ गई होगी, आप तब सॉल्व करना वो दूसरा स्टेप हो। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर या, अब इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरी हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब आप मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट क्या घटा रहा हूं। तो जब सबट्रैक्शन करेंगे डियर दोस्तों, तो नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे। तो प्लस का साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस नीचे वाले की साइन चेंज करेंगे। अभी प्लस एक्स अभी माइनस है तो कट गए, 4y माइनस 2y आपका आ गया 2y, 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 आ गया आपका 6। तो दिस इंप्लाइज दैट y कितना हो जाएगा, 6/2 ये हो जाएगा 3। y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3 आ गई। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 3 आ गई, y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इस 3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, 1 या 2 में, या तो 1 में रखो या 2 में रखो, इसमें रख देते कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ जाएगी, या 4y या 2y। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर कितना हो जाएगा डायरेक्शन, आप देखिए कितना हो जाएगा। इसमें रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो x प्लस 2 इंटू वाई, एक्स प्लस 2y है ना, तो y की जगह पे 3 कर लीजिए, और यहाँ पर कितना है 21 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 21, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 आ गया। x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक है दर्शक, तो आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू 15 मीन्स उस लाइब्रेरी का एक बुक के लिए फिक्स चार्ज क्या है, ₹y है। कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। 3 डेज आप बुक रखेंगे, ₹15 पड़ेगा, और बाकी दिन एक एक दिन माना आप बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन बढ़ाए माना 4 डेज रखे किसी ने बुक, तो 15 तो पड़ेगा ही 3 डेज का, और 1 डे ज्यादा रख लिया तो +3 हो जाएगा, 2 डेज ज्यादा रह जाएगा तो 3 2 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 3 डेज ज्यादा रह जाएगा तो 9 15 हो जाएगा। तो जो सरिता थी, सरिता ने 7 डेज बुक रखी। ठीक है, तो 7 डेज बुक रखे मतलब 3 + 4, 3 + 4 डेज। अब 3 डेज का कितना हो गया 15, प्लस 4 डेज का कितना होगा, एक दिन का ₹3 है, तो 4 डेज का कितना 12, और 15 12 27। ये तो था कि सरिता ने उस लाइब्रेरी में ₹27 दिए, एक बुक ली और 7 दिन अपने पास रखी। सुशी ने क्या करा, बुक को 5 डेज रखा, 5 डेज का मतलब कितना हो गया 3 + 2। अब 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है 15 रुपीज तो देने पड़े, प्लस 2 दिन और रख दी, तो एक दिन का अतिरिक्त चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज ₹3 है। ठीक है, तो 2 दिन का कितना हो गया 6। ठीक है, तो 15 + 6 कितना हो गया 21। अब देखो इक्वेशन 20, इसमें जो आपने कैलकुलेशन की है बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आंसर लिख देता हूं इसका, क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहां डेट फ्रेंड इसको देखिए आप, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए आंसर क्या लिखेंगे, 2 चीजें आपसे पूछ रहे हैं, फिक्स चार्ज, नियत, ठीक है, नियत किराया हो गया,
ठीक है। नियत किराया कितना हो गया डियर स्टूडेंट? फिक्स चार्ज आपका रुपीज है 15, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये था अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। जिस रूप में आंसर पूछा रहता है उस समय लास्ट में लिख देना चाहिए अतिरिक्त दिन का किराया। कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ये सब आपने निकाला हुआ है रुपीस। आपका y की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, बस 3 रुपीज एक एक दिन के लिए, 3 दिन के बाद, और 3 दिन का कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को? तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमने लीनियर इक्वेशन पहले समझा, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन समझने के बाद हमने क्या समझा? हमने समझे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल और वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स में 2 लीनियर इक्वेशन बनानी सीखी। उसके बाद इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड से पढ़ा। जो आपने 2 सरल रेखाएं बनाई उनको आपने ग्राफिक विधि से भी उनका हल सीखा, आपने प्रतिस्थापन विधि से भी उनका हल करना सीखा, आपने विलोपन विधि से भी हल करना सीखा। अब हम आगे एक मेथड और सीखेंगे, वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि तो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा, पर उससे पहले एक आपको जनरल आइडिया दे देता हूं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब यह एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। एलिमिनेशन मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो आपने सीख लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है, उस समय मैं पहले बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज थोड़ा कुछ और जरा चर्चा कर लेता हूं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की पूर्व तैयारी है, ठीक है, प्रिपरेशन आप कह सकते हैं। तो मैं यदि 2 लीनियर इक्वेशन रख लूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन आपकी ये है। दूसरी लीनियर इक्वेशन आपकी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन आपके पास, ठीक हो गया, ठीक है। अब आपने 3 बातें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी? इनका सॉल्यूशन होगा, इनका हल होगा, 3 बातें पढ़ी आपने। क्या क्या पढ़ी? नंबर 1, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है डियर फ्रेंड? जब आपके पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 x का कोफिशिएंट है, a2 या x का कोफिशिएंट है, तो a1 बाई a2, b1 इस y का कोफिशिएंट है, b2 इस y का कोफिशिएंट है, b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस कंडीशन में आपको अद्वितीय हल मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू मिल जाती है। और यदि आप ग्राफिक मेथड से देखेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा आता है अनंत हल, ठीक है, अनंत हल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अनंत हल कब आते हैं? इन लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अनंत हल कब आते हैं? जब आप a1 बाई a2 प्लस
इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 करते हैं। यदि ये कंडीशन आ गई, इसका कोफिशिएंट ये इसका कोफिशिएंट बटे इसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यदि ऐसा हो गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, अनंत हल आते हैं एक्स वाई के, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन नहीं निकालते, इतना टेस्टिंग हो गया, लिख देते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल हो गए, वो निकालते नहीं क्योंकि अनंत हल आप नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन कैसे हो जाती है, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट संपाती हो जाते हैं, उनको बोलते हैं संपाती, हिंदी में संपाती और इंग्लिश में कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर। इस वाले केस में था जब यूनिक सॉल्यूशन निकलता था, तो ऐसा केस बनता है, ये ग्राफ बनाएंगे आप, ऐसा होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, यहां पर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक हो गया। तीसरी स्थिति है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा, उस केस में क्या है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1 बाई। यदि ऐसा हो रहा है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं निकलता, तब आपको इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, कंडीशन चेक की। यदि इक्वेशन आपका ये वाला है तब सॉल्यूशन करना पड़ता है, यदि ये कंडीशन आई तब भी सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता नहीं, आप लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल। यदि ये स्थिति आती है, आपने टेस्टिंग कर दी, तब आपने लिख दिया नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, तो वहां के बाद यही सॉल्यूशन हो गया, मतलब आगे सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी स्थिति में जो इन इक्वेशंस का ग्राफ जो बनता है, वो ग्राफ आपका डेरिवेशन कैसा आता है, पैरेलल आता है। यहां समांतर, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समांतर आएगा, समांतर रेखाएं बन जाएंगी। यहां पर कैसी रेखाएं बन जाएंगी, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी, और यहां इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये स्थिति है, ये ग्राफिक फॉर्म हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला ग्राफ के रूप में है, और ये कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि बढ़ाऊंगा, तो इन इक्वेशंस की चर्चा वहां करेंगे उस मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।